हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, आपका ये साइंस का सेकेंड वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको खेल खेल में आपको साइंस को मैं समझाऊंगा, तो बहुत सारा पिक्चर इकट्ठा करके आपको जैसे कि आपको समझने में इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो एक क्लास 2 है, इसका PDF को भी अगर आपको ज़रूरत है तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में आपको PDF आपको मिल जाएगा एंड चैप्टर वाइज जो क्लास है वो भी बहुत जल्द मेरा चैनल में आ जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, ए बॉय राइज ए बॉक्स विथ वेट ऑफ 120 न्यूटन। तो किसी चीज का वेट का मतलब है उसके ऊपर एक्टिंग फोर्स, उसका ऊपर एक्टिंग जो फोर्स है, ठीक है। तो इधर में देखिए 120 न्यूटन जो है ये क्या होगा, ये है वो मास एंड इसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। एंड ये जो ऑब्जेक्ट इसको ग्राउंड से आपको कितना ऊंचा ऊपर उठाया, आप 2 मीटर हाइट में आप ऊपर में उठाया, ठीक है। तो आपको बोला है ये जो बॉय है इसके द्वारा किया गया काम क्या है, ठीक है। तो देखिए इधर में वर्क ए वेट है, ठीक है, ए वेट है एंड इधर में W का मतलब है वर्क। तो वर्क इनटू इसका मास इनटू इसका ऊपर क्रिया, उसके ऊपर एक्टिंग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड कितना ऊंचाई में हम उसको उठाया है, ठीक है। तो ए होगा वर्क डन। तो इधर में मास इंटू जी इधर में एक साथ लिख दिया है 120 न्यूटन इधर में लिख दिया है एंड हाइट बोला है 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 240 जूल। इधर में गलती नहीं करना है क्योंकि इधर में देखिए एम इंटू जी का वैल्यू एक साथ 120 न्यूटन इधर में दिया हुआ है। अगर इधर में कोई भी बच्चा अगर 120 लिखा है उसके साथ 10 मल्टीप्लिकेशन किया है, जी का वैल्यू पुट किया है, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि वेट का मतलब है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसका जो होगा 120 न्यूटन इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो चीज को अच्छे से समझना होगा, आपको समझना होगा एंड उसके बेसिस में आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेट इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एक बॉल है, ये इस सर्कुलर पथ से घूम रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वही उसका फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा, तो इसके लिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो डिस्प्लेस हम जानते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाएगा तो उसका जो वर्क डन हो जाएगा वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही इजी एक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड RRB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ALP एंड टेक्नीशियन एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द काइनेटिक एनर्जी the kinetic energy of a moving object depends upon। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एक तो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, एक वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट का मास अगर जितना टाइम बढ़ेगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना टाइम ही बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, कोई भी वस्तु का वेलोसिटी जितना बढ़ेगा उसका स्क्वायर के हिसाब से उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखिए इधर में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। एंड ऑप्शन डी में क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। एंड देखिए ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आपको दिखाया, ठीक है। मान लीजिए ये जो गाड़ी है इसका मास है 70 kg एंड ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रैवल कर रहा है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 700 इंटू 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 700 इंटू 4, तो 2800 हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी को आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे करके ये जो साइकिल राइडर है उसका काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ए हाइड्रो पावर व्हाट इज द एनर्जी दैट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एक हाइड्रल पावर स्टेशन है। आप देख सकते हैं इधर में ऊपर से नीचे की ओर जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रल पावर स्टेशन में
कौन सा एनर्जी को किस एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, एनर्जी को हम एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हाइडल पावर प्लांट है इसमें कौन एनर्जी को हम किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जो आरआरबी एएलपी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो हाइडल पावर स्टेशन में ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, क्योंकि इधर में आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो वाटर है ये जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो एक किस टाइप एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो एक काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये जो वाटर है, ये जो पानी है, इसका काइनेटिक एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, जो वाटर टरबाइन है उसको हम घुमा सकते हैं, एंड वाटर टरबाइन घूमने से हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग notable activities potential energy has been converted into kinetic energy, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देख सकते हैं इधर में एक पेंडुलम का मैं पिक्चर दिया हूँ, ठीक है। जो पेंडुलम का इस पोजीशन है, इस पोजीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है, जो वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम होता है, एंड एन पोजीशन में वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है। ये जो एन पोजीशन है इसमें वेलोसिटी जीरो होता है। तो वेलोसिटी जीरो होता है, इसका मतलब हम क्या जानते हैं, इसका वेलोसिटी जीरो है तो इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, एंड इस पोजीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड इधर में आप जो एन पोजीशन में आप जब ट्रेवल करेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, एंड जो मिडिल पोजीशन में आएगा उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड। मोमेंटम का मतलब क्या है, मोमेंटम का मतलब है मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मोमेंटम का मतलब है मास को वेलोसिटी से आपको गुण करने से जो मिलेगा वही होगा आपका मोमेंटम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर ट्रिपल हुआ है, ट्रिपल का मतलब है 3 गुण हुआ है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम बढ़ेगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड काइनेटिक एनर्जी का वैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। एंड इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं हाफ m इंटू v² बाई m, ठीक है। ऊपर में एक ज्यादा नहीं है इसलिए नीचे में m ले लिया है, ठीक है, एक m। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv बटे m, ठीक है। इधर में m का भी स्क्वायर आ जाएगा, v का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। तो इधर में देखिए m इंटू v क्या है, m इंटू v है इसका मोमेंटम का हम p से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा क्या, हाफ p² बाई m, ठीक है। हाफ p² बटे m हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी का न्यू इक्वेशन। तो अभी आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसके साथ प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी है इसका मोमेंटम, ठीक है। इसका जो मोमेंटम है इसके साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर काइनेटिक एनर्जी जो है इधर में बोला है ट्रिपल हुआ है, ट्रिपल का मतलब 3 गुना हुआ है, तो इसका जो बोला है मोमेंटम 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, मोमेंटम जो है 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, मोमेंटम जैसे कि p, इधर में p जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम बढ़ेगा। तो देखिए मोमेंटम 3 टाइम्स हुआ है तो इधर में 3 के ऊपर आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल बी 9 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। पहले जो वैल्यू था उसका 9 टाइम्स हो जाएगा अभी इसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है एन ऑब्जेक्ट जिसका मास है m एंड जिसका स्पीड है v, एंड उसका काइनेटिक एनर्जी को हम a से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इधर में a इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इधर में a से लिखा है, तो इधर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू v²।
अभी जो कंडीशन आपको दिया है इसका वेलोसिटी जो है वो डबल हो गया है, उसका मतलब है ये पहला वाला जो v था ये अभी 2v बन गया है, ठीक है। तो अभी इसका जो नया काइनेटिक एनर्जी है तो इसको आप a लिख लीजिए, इधर में a1 लिख लीजिए। तो इसका नया जो काइनेटिक एनर्जी है, मास कांस्टेंट ही है, तो v का हो जाएगा 2v, तो 2v का स्क्वायर, तो इधर में हो जाएगा हाफ m4v स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो पहला का जो काइनेटिक एनर्जी था वो था हाफ mv स्क्वायर, अभी काइनेटिक एनर्जी बन गया है 4, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बोला है एक कॉम्प्रेस स्प्रिंग। देखिए ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, आपको पूछ सकते हैं कोई भी एग्जामिनेशन में, ये है एक हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा है कि हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग, तो हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग दिखने में कैसा होता है, ये है हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग जो है EMU, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में आपको दिखने को मिलता है, ठीक है, उधर में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है, उसमें आपको एक हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग दिखने को मिलेगा। उसके बाद मोटरसाइकिल का जो पीछे वाला जो सेक्शन है उसमें आपको ये हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग दिखने को मिलेगा, पीछे वाला व्हील में आपको ये दिखने को मिलेगा। तो ये है हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा है, ए कॉम्प्रेस स्प्रिंग possesses more energy than a spring normal length because the compressed spring has, तो compressed spring का क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है जिसके कारण ये नॉर्मल स्प्रिंग से ज्यादा जो एनर्जी है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जो है पोटेंशियल एनर्जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग में ए कॉम्प्रेशन स्प्रिंग possesses more energy than a normal spring length because the compressed spring has more potential energy, तो compressed spring का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट के ऊपर एक क्वेश्चन बोला है when a bullet is fired from a gun, कोई भी बुलेट अगर मान लीजिए एक गन से बुलेट को आपको फायर किया है आप, तो इधर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो सब्जेक्ट है वो इधर में समझ लीजिए। जब ये बुलेट ए गन के अंदर था तो तब मान लीजिए इधर में जो बुलेट है, बुलेट का मास है स्मॉल m एंड गन का मास है कैपिटल M। बुलेट का मास है स्मॉल v एंड गन का मास है कैपिटल V। तो जब ये दोनों बुलेट आप फायर नहीं किया है तो ये जो बुलेट है इसके अंदर ही था, तो तब क्या था, इसका बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी प्लस गन का मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू फायरिंग होने के बाद ए मान लीजिए इसका बुलेट का जो वेलोसिटी बन गया है u एंड ए गन जो है इसका वेलोसिटी बन गया है u। आप इधर में भी लिख सकते हैं, इधर में भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप चीजों को समझ लीजिए। तो इसका पहला वाला मोमेंटम इज इक्वल टू इसका नेक्स्ट जो स्टेज 2 में जो मोमेंटम होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके ऊपर आप रिकॉयल ऑफ गन के ऊपर, ठीक है, जो प्रतिक्षेप वेग हम बोलते हैं रिकॉयल ऑफ गन, मान लीजिए कोई कमान से आप गोला छुड़ा है तो कमान पीछे कितना वेलोसिटी में पीछे के ओर आएगा। ये अगर मान लीजिए ए बुलेट आप फायर किया है तो ये जो गन है पीछे किस वेलोसिटी से पीछे आएगा, इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए ये रिलेशन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर में बोला है व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड, तो कोई भी बुलेट आप गन से फायर किया है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसका कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। चारों ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो देखिए इधर में हो जाएगा आपका आंसर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो बुलेट है उसको वेलोसिटी मिलेगा तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। एंड मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी। ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट बोला है दोनों स्टील बॉल है जी, एक स्टील बॉल का जो मास है वो 5 kg एंड दूसरा स्टील बॉल का जो मास है वो है 10 kg। तो ए है 10 kg एंड ए है 5 kg। व्हिच बॉल मूविंग फास्ट, कौन सा बॉल
ज्यादा भागेगा अगर दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, एंड जो बड़ा बल है उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम इंटू कैपिटल भी उसका स्क्वायर। तो इधर से अगर दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, एंड जिसका मास ज्यादा है उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि एम एंड भी का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो गुण है, वो आपको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो बॉल है, बड़ा वाला बॉल है, इसका वेलोसिटी होगा छोटा, एंड ये जो छोटा वाला बॉल है इसका वेलोसिटी होगा बड़ा। ठीक है, इसको आपको याद में रखना पड़ेगा। तो ये जो चारों ऑप्शन है इधर में बोला है, देखिए बोथ बॉल आर मूविंग एट द सेम स्पीड, ये तो आपका आंसर नहीं हो जाएगा। बोला है 10 kg बॉल मूविंग फास्ट, 10 kg बॉल भी नहीं मूविंग करेगा फास्ट से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 kg बॉल इज मूविंग फास्ट, क्योंकि जिस बॉल का वेट छोटा है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, व्हेन द बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन इज पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड, ये तो मैंने किया है, काइनेटिक एनर्जी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो मैकेनिकल एनर्जी कौन सा एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, इधर में जो ऑब्जेक्ट है एक कॉइन है, टॉस करने के समय हम जो कॉइन यूज करते हैं वो है ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट जिसका मास है 2 kg, इसको हम ऊपर की ओर थ्रो किया है। द इनिशियल वेलोसिटी है उसका 20 मीटर पर सेकेंड, इसका जो प्राथमिक वेग है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसको आपको पता लगाना पड़ेगा। तो 2 सेकेंड बाद इसका काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपको भी निकालना पड़ेगा, एंड भी निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है वी स्क्वायर इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू एस। तो इधर में नहीं, ए फॉर्मूला से आपको काम नहीं चलेगा, क्योंकि इधर में आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आप नहीं जानते हैं। तो इधर में जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो है v इक्वल्स टू u प्लस at, u प्लस gt, क्योंकि इधर में ग्रेविटेशन लगा हुआ है, एंड एक कॉइन आप ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो इसमें ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो इसीलिए g का वैल्यू आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो इधर में आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो v इक्वल्स टू u माइनस gt। तो इस g के कारण इसका वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पहला वेलोसिटी है वो है 20, पहला वेलोसिटी है 20, एंड इसका g का वैल्यू पकड़ लीजिए 10, एंड टाइम कितना बोला है, 2 बोला है। तो 2 सेकेंड बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा 20 माइनस 20, इसका मतलब है 0। तो अगर इसका वेलोसिटी 0 है तो इसका हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि v का वैल्यू 0 है। तो 0 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसका वेट है 12 kg, वेट का मतलब इधर में मास बोला है, एंड जो 5 मीटर पर सेकेंड से मूविंग कर रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हाफ एम वी स्क्वायर लिख लीजिए, इधर में m का वैल्यू है 22 एंड v का वैल्यू है 5 का मतलब 5 का स्क्वायर, इसका मतलब है 25। तो आपका 2 से इधर में 22 को आप काट लीजिए, तो इधर में आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 275। ठीक है, 275 जूल, जो ऑप्शन ए में आपको दिखाई देगा वो है करेक्ट आंसर। तो मान लीजिए ए जो एक साइकिल है, एक साइकिल से लेके आप 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एंड साइकिल एंड आपका टोटल का वैल्यू है अगर 22 किलोग्राम आपका मास है, तो तब आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 275 जूल। इसको
अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट जनरेटेड व्हेन राइडिंग ए बाइसाइकिल। आप जब बाइक साइकिल में राइड कर रहा है तो कौन सा एनर्जी इधर में नहीं डेवलप होता है, तो केमिकल एनर्जी कभी भी नहीं डेवलप होता है। अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम हीट एनर्जी जो है वो हो सकता है, हीट एनर्जी का उद्भावना हो सकता है। एंड मैकेनिकल एनर्जी तो होगा। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट्स है, एंड काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही। तो तीनों एनर्जी जो है वो डेवलप हो सकता है, लेकिन केमिकल एनर्जी कभी भी नहीं डेवलप हो सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन आफ्टर चेंजिंग द प्लेस। कोई भी ऑब्जेक्ट उसको जहां भी आप ले जाइए उसका मास जो है वो अनचेंज्ड पैरामीटर है। इसका मास का वैल्यू जिधर में देख सकते हैं 10 kg, ये 10 kg ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, ये हमारा पृथ्वी में इसका मास 10 kg होगा। अगर आप इसको मून में लेके जाता है तो तब भी इसका मास 10 kg रहेगा। अगर दूसरा कोई प्लैनेट में आप ले जाते हैं इसको तो तब भी इसका मास 10 kg रहेगा। लेकिन इसके ऊपर जो क्रियाशील ग्रेविटेशन है उसका वेरी के कारण इसका जो वेट वो भी दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हमारा पृथ्वी में एक वेट शो करेगा, हमारा पृथ्वी के से छोड़ के अगर मून में ले जाएगा तो उसका वेट जो है 1/6 हो जाएगा। किस लिए, जो ग्रेविटेशन है उसका चेंजिंग के लिए वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मास डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइन एज। तो मास डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम m/v, जिधर में m है वस्तु का मास एंड v है उसका वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो है मास डेंसिटी का मास डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे वो बोला है ए सेलर का मतलब क्या है, नाविक। ए सेलर जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मान लीजिए ए सेलर ऊपर से अगर नाव के किनारे में आ गया, नदी के किनारे में आ गया है तो ये ऊपर से नीचे के ओर उतर जाएगा। तो क्या होगा, इन्होंने एक बोट के ऊपर फोर्स डालेगा एंड बोट इसके ऊपर जो रिएक्शन डालेगा उसके लिए ये जो सेलर है बोट से पार के ओर चला जाएगा, किनारे के ओर चला जाएगा। तो बोला है ए सेलर जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट बोट ड्रिफ्ट्स बैकवर्ड। इसका कारण क्या है, ये कौन सा लॉ से हमको पता चलता है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है जो एक्शन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं उस लॉ से हमको पता चलते हैं। एंड देखिए ये जो थर्ड लॉ है ये भी बोलता है ये जो सेलर है ये बोट के ऊपर क्रिया डालेगा एंड बोट जो है सेलर के पाए की ओर जो रिएक्शन लगाएगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है, ये भी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप इधर में देख सकते हैं, आप फिंगर से वॉल के ओर फोर्स दे रहा है एंड वॉल जो है वो आपका फिंगर के ऊपर फोर्स दे रहा है। तो फिंगर अगर एक नंबर ऑब्जेक्ट है तो वॉल 2 नंबर ऑब्जेक्ट है, तो फिंगर एंड वॉल जो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डाल रहा है। तो क्रिया एंड प्रतिक्रिया उसका वैल्यू है एक्शन एंड रिएक्शन, वो सेम वस्तु के ऊपर काम नहीं करता है। इस चीज को आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी आपको एग्जामिनेशन में अगर कोई अननोन क्वेश्चन आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट से आप उसको कवर कर सकोगे। तो इधर में बोला है द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट व्हिच न्यूटन्स लॉ गिव्स द आइडिया अबाउट द स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये न्यूटन का थर्ड लॉ जो है मोशन का, उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है व्हेन ए स्टेशनरी बस स्टार्ट्स। आप ये जो मान लीजिए इस बस में आप खड़ा हुआ है इस रॉड को पकड़ के, अगर ये बस जब सामने की ओर जाएगा तो आप पीछे की ओर हिलोगे, किस लिए, क्योंकि आपको इनर्शिया आपको स्थिर रखने का प्रयास करेगा, लेकिन बस का लिए आपका जो नीचे वाला हिस्से है वो आगे की ओर आ जाएगा, इसीलिए आप पीछे की ओर आप हिल सकते हैं। तो इसको न्यूटन का कौन सा जो लॉ है आप उससे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं।
तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जिसको इनर्शिया का डिफाइन करते हैं, उस लॉ से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलते हैं, अगर कोई स्थिर वस्तु है, बाहर से हम अगर उसके ऊपर नहीं फोर्स लगाते हैं तो हमेशा स्थिर ही रहेगा। एंड दूसरे ओर से कोई भी गतिशील वस्तु है, तो बाहर से हम अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं डालते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2080 में आया था, शिफ्ट सेकेंड में। नेक्स्ट बोला है व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक बुलेट को फायर किया है आप गन से, तो गन पुशेस इन द ऑपोजिट, जो कि आपको रिकॉइल बोला था मैंने। रिकॉइल का मतलब है अगर ए बुलेट से गन सामने की ओर भागेगा तो इसके रिएक्शन के कारण जो गन है वो पीछे की ओर आएगा। इसी को ही हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, इसी को ही हम रिकॉइल वेलोसिटी हम बोलते हैं। तो बोला है व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन पुशेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स कौन सा लॉ। तो इधर में एक्शन रिएक्शन, जो एक्शन एंड रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ऑन व्हाट बेसिस कैन डिफिनेशन ऑफ द फोर्स बी इंटरप्रिटेड। तो फोर्स का डेफिनेशन आपको कहां से मिलते हैं, तो एंड फोर्स का आपको इसके साथ ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, फोर्स का वैल्यू आपको कहां से मिलते हैं। तो फोर्स का जो डेफिनेशन है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ से आपको मिलते हैं। फर्स्ट लॉ से आपको न्यूटन का जो फोर्स का डेफिनेशन है वो आपको मिलता है। लेकिन फोर्स का जो वैल्यू, अगर मान लीजिए बोला है फोर्स का वैल्यू, तो फोर्स का वैल्यू आपका न्यूटन सेकेंड लॉ जो है उससे आपको मिल जाएगा। एंड मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट, उसको भी आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ से आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ए एक भारी वस्तु है, इसका स्थिर रहने का जो टेंडेंसी है, एंड ए जो पंखा है इसका अगर घूमने का जो टेंडेंसी है, जब तक इसके ऊपर एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए इधर में आपको इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग हो गया है, तो अगर इधर में कोई भी एयर नहीं है जो इसका वेलोसिटी के रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये जो फैन का ब्लेड है घूमते ही रहेगा। तो इसका जो घूमने का टेंडेंसी एंड ये जो भारी वस्तु है इसका जो स्थिर रहने का जो वस्तु है, तब तक जब तक इसके ऊपर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये जो टेंडेंसी है न्यूटन का फर्स्ट लॉ से हमको मिलते हैं, जिसको न्यूटन ने बोला है इनर्शिया। तो इसका जो टेंडेंसी है इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। नेक्स्ट बोला है व्हाई डज ए रनर कंटिन्यू टू रन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। तो कोई भी रनर है जो फिनिशिंग लाइन है उसको टच करने के बाद भी वो आगे की ओर जाएगा, क्योंकि इसी टाइम इसके ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है, उसके ऊपर जो मोशन है, वो मोशन के लिए वो उसका इनर्शिया के लिए वो आगे की ओर भागेगा, कुछ देर जाएगा, उसके बाद उसका वेलोसिटी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इधर में जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इसका इनर्शिया जो है, इनर्शिया के कारण वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल यूनिट चेंज और टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आप ये साइकिल को राइड कर रहे हैं एंड साइकिल को आपको स्टॉप करना है, तो बाहर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। एंड ये ब्रेक क्या है, ब्रेक है एक फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो है वो मूव कर रहा है, वो तब तक उसका मूविंग, उसका जो वेलोसिटी हो नहीं डिक्रीज होगा जब तक आप बाहर से उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे, जो बोला है न्यूटन का फर्स्ट लॉ में। अगर कोई भी गतिशील वस्तु है उसका गति का कोई चेंज नहीं होगा जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा। एंड कोई स्थिर वस्तु है तो उसका स्थितिशील अवस्था का भी कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है फोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द फोर्स इन द फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू, तो फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब है उसका मास एंड इसका एक्सीलरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम। बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी एप्लीकेबल व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मास कैपेबल ऑफ फ्री टू मूव कैन एक्सर्ट ए फोर्स 10 न्यूटन। तो इनमें से कौन सा, ये जो आपको बोला है 10 kg वस्तु जो है जिन्होंने जिसका 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो हम इधर में लिख लीजिए, फोर्स का मतलब है उसका मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इधर में एक्सीलरेशन का वैल्यू आपको नहीं दिया है, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स बटे इसका मास। तो फोर्स का वैल्यू दिया है आपका 10 न्यूटन एंड मास का वैल्यू है दिया है आपका 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इधर में बोला है ऑप्शन ए में द बॉडी विल मूव्स एट ए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, तो एक गलत है, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका एक्सीलरेशन। तो और जो दूसरा ऑप्शन है इधर में बोला है द बॉडी विल एक्सेलरेट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका 10 मीटर पर करेक्ट आंसर, 10 नहीं 1 मीटर पर, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है द बॉडी विल एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 इधर में देखिए मीटर सेकेंड इनवर्स 2 का मतलब है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एक्सप्रेस्ड एज, तो मोमेंटम का मतलब क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी का गुण है मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज 0, तो कोई भी अगर डिस्टेंस जिसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? तो मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। तो डिस्टेंस अगर नहीं हुआ है तो डिस्टेंस 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 100% 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 0। नेक्स्ट, इफ द फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू, तो F का मतलब क्या है? F का मतलब है m इंटू ए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, एंड हेल्पफुल लगा है, इसका पीडीएफ को भी मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, एंड चैप्टर वाइज क्लास भी मेरा चैनल से मैं प्रोवाइड करूंगा। कैसे लगा है कमेंट करके बताइए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, चैनल में नया टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।